हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यस टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीडीपी की एक सीरीज़ कर रहे थे जिसका एक टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी के बारे में आज पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी कहाँ से आई, किस किसने इसमें अपना अपना योगदान दिया। इंट्रोडक्शन। तो हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी के बारे में हम बात करें तो जो साइकोलॉजी है उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में। और इनिशियली जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का ही एक पार्ट थी। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। ठीक है, जो फिलोसफी थी, साइकोलॉजी थी, वो फिलोसफी का ही एक पार्ट थी। फिर 17वीं सेंचुरी में जॉन लॉक ने साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया था। और 17वीं सेंचुरी में जो साइकोलॉजी थी वो अपने एक वास्तविक रूप में आई थी। ये चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस में लोगोस। यहाँ पर जो साइकी है उसका मतलब है सॉल यानी आत्मा, और जो लोगोस है, लोगोस का मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। यहाँ पर स्टडी को हम साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, स्टडी को कहीं कहीं पर आपको स्टडी की जगह साइंस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी थी इनिशियली क्या थी, जो साइकोलॉजी इनिशियली स्टडी ऑफ साउल थी, यानी आत्मा का विज्ञान। शुरुआत में साइकोलॉजी को बोला जाता था। अब ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अरिस्टोटल, रेने डकार्टे और प्लाटो ने। तो इस शुरुआत में जो सबसे पहला नाम आता है साइकोलॉजी के फील्ड में वो अरिस्टोटल को आता है। इसलिए अरिस्टोटल को हम मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, मनोविज्ञान के पिता। ठीक है, तो मनोविज्ञान के पिता कौन है? मनोविज्ञान के पिता हैं अरिस्टोटल। और यहाँ पर उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ और फिलोसफर आए। उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो साउल का स्टडी कैसे हो सकती है, यानी आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकती है, क्योंकि आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं। जब हमने किसी चीज़ को देखा नहीं तो उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उस पर स्टडी कर सकते हैं। तो उन साइको फिलोसफर ने जो स्टडी ऑफ साउल थी यानी आत्मा का विज्ञान था, इस पॉइंट को उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो मन का विज्ञान है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो अपने मन से काम करता है, दिमाग से काम करता है। इसलिए जो साइकोलॉजी है वो मन का विज्ञान है। अब ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इसे पिएट्रो पोम्पोनोजी ने, जो इटली के ही एक फिलोसफर थे। उसके बाद कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए। ठीक है, अब यहाँ तक क्या था? यहाँ तक जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का ही एक पार्ट थी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो साइकोलॉजी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और 1860 शताब्दी तक, ठीक है, 1860 तक जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का ही एक पार्ट थी। तो यहाँ तक के जो लोग साइकोलॉजी को स्टडी करते थे उन्हें फिलोसफर कहा जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, इसके बाद 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो साइकोलॉजी है वो अपने अलग सब्जेक्ट के रूप में आ गई। ठीक है, वैसे शुरुआत इसकी 17वीं सेंचुरी में हुई थी। जॉन लॉक ने एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको एक मान्यता दी थी, या फिर अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको कंसीडर किया था। लेकिन जो इसका ऑथेंटिक डेवलपमेंट हुई थी, ऑथेंटिक ओरिजिन हुआ था इसका साइकोलॉजी का, वो 19वीं सेंचुरी में हुआ था। 19वीं सेंचुरी में क्या था? एक साइकोलॉजिस्ट थे विलेम वुंड। ठीक है, विलेम वुंड थे जिन्होंने 1871 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की थी। कहाँ पर? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में विलेम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अब इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है, मन को किसी ने नहीं देखा, आत्मा को किसी ने देखा, तो साइकोलॉजी माइंड और साउल का विज्ञान कैसे हो सकता है? साइकोलॉजी है जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने चेतन मन से भी कोई एक्टिविटी करता है। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात किसने की थी? ये बात की थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट, इसके साथ ही विलियम वुंट ने फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की थी। और जो सेकंड लेबोरेटरी, ठीक है, सेकंड लेबोरेटरी किसने स्थापित की थी? सेकंड लेबोरेटरी स्थापित की थी विलियम जेम्स ने। कहाँ पर? विलियम जेम्स ने सेकंड लेबोरेटरी स्थापित की थी मसाचुसेट्स की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में।
इसके बाद बात आई बिहेवियरिज्म की। इसके बाद हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, वॉटसन, वुडवर्ड, स्कीनर, थॉर्नडाइक, जो हमारे सारे क्या थे, ये सभी क्या थे, हमारे बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम ना तो इसको साइकोलॉजी को साउल यानी आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं, ना इसको मन का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ना तो किसी ने आत्मा को देखा है, ना किसी ने मन को देखा है। और अगर हम बात करें चेतना के विज्ञान की, तो भाई ह्यूमन माइंड है वो चेतन, उसका जो दिमाग है वो चेतना भी रहती है उसमें, वो अचेतन भी रहता है, वो अर्धचेतन भी रहता है। यानी जो ह्यूमन माइंड है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। तो इसको हम सिर्फ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ही क्यों कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है, हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर कहलाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन बनी रही थी, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर इसकी डेफिनेशन बनी थी। लेकिन अब क्या था कि इसके बाद भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो पुराने विचारों पर ही वर्क कर रहे थे। यानी कुछ मतलब बहुत बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का अब भी यही मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ साउल है, यानी साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। तो इस तरह से जो प्रेजेंट में यानी जो मॉडर्न डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो ये है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। यानी जो मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का विज्ञान है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ये मेरे ख्याल से चंडीगढ़ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी में जो स्टडी फील्ड है साइकोलॉजी का, उसमें किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो भाई जब साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में हम मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का और मानव व्यवहारों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब जो साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले 1590 में रुडोल्फ गोके ने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जॉन लॉक ने 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत की थी, लेकिन उसे एक वास्तविक रूप प्रदान करने का काम किसने किया था? वास्तविक रूप प्रदान करने का काम किया था विलियम वुंट ने, बाय एस्टेब्लिशिंग फर्स्ट लेबोरेटरी इन लिप्जिग यूनिवर्सिटी। ठीक। अब जॉन लॉक ने यहाँ पर एक बात कही थी, जॉन लॉक ने एक टर्म दिया था यहाँ पर। कौन सा टर्म दिया था? इसने टर्म दिया था तबुला रास का, तबुला रास का। ठीक है, तबला रास का इसने एक टर्म दी थी, तबला रास। तो तबला रास की इसने एक टर्म दी थी। इसको यहाँ पे ब्लैंक स्लेट भी बोला गया था, ब्लैंक स्लेट। इसके साथ ही इसको एम्प्टी वेसल भी इसको बोला गया था। मतलब जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई जो बच्चा है, जो जन्म लेता है, तो वो एक खाली स्लेट की तरह, मतलब एक साफ स्लेट की तरह होता है, यानी खाली बर्तन की तरह होता है। उसे कुछ नहीं आता, वो अपनी दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसे हम कुछ भी सिखा सकते हैं, उस खाली बर्तन में हम कुछ भी बढ़ सकते हैं। तो जॉन लॉक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था तबला रास का, और यहाँ से कई बार कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। इसके बाद कुछ और फिलोसफर आए, कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बच्चा है वो जब जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ठीक है, उसमें उसे हेरिडिटी से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और वो कुछ ना कुछ सीख के आता है। तो ये बात किसने कही? ये बात कही रेने डकार्टे ने, जो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, और प्लाटो ने, जो एक ग्रीक फिलोसफर थे। अब यहाँ से जो साइंटिफिक स्टडी थी, जो मैंने अभी बताया कि विलियम वुंट ने 19वीं सेंचुरी में जो वास्तविक रूप प्रदान किया था साइकोलॉजी का, यानी एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। ये सारे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो मैसाचुसेट्स है, यहाँ पर सेकेंड लैब इसने स्थापित की थी। अब यहाँ पर हम यहाँ पर हम विलियम वुंट की बात करें, तो जो विलियम वुंट ने
विलियम वुंट हैं, उन्होंने किस पर स्टडी किया था? उन्होंने जो ह्यूमन माइंड का जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यानी चेतन अनुभव होते हैं, जो चेतन कॉन्शियस माइंड होता है ह्यूमन बीइंग का, उस पर उन्होंने स्टडी किया था। और इसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया था? इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और उनका जो फील्ड ऑफ थ्योरी था, इनकी जो फील्ड ऑफ थ्योरी थी, उसे क्या नाम दिया गया? उसे स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया, यानी उसे संरचनावाद का नाम दिया गया। अब अपनी फील्ड ऑफ थ्योरी यानी अपनी स्टडी के लिए उन्होंने कौन से स्टिमुलस का यानी कौन सी उत्तेजनाओं का इस्तेमाल किया? उन्होंने सडन साउंड, ठीक है, सडन साउंड और फ्लैश फ्लैश ठीक है, सडन साउंड और फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट, यानी तेज प्रकाश की किरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद बात आती है विलियम जेम्स की। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा था? ठीक है, इसके बाद बात आती है विलियम जेम्स की। अब विलियम जेम्स ने क्या कहा था कि वही जो हमें विलियम वुंट था, विलियम वुंट ने माइंड के स्ट्रक्चर पर वर्क किया था, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने किस पर वर्क किया था? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर वर्क किया था। अब विलियम जेम्स ने क्या कहा था? विलियम जेम्स ने कहा था कि भाई हमें माइंड के स्ट्रक्चर पर वर्क नहीं करना चाहिए, माइंड के स्ट्रक्चर पर यानी दिमाग के जो संरचना है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो इस बात पर वर्क करना चाहिए कि जो दिमाग है उसमें चल क्या रहा है, दिमाग क्या सोचता है, वो किस तरह की एक्टिविटी करता है, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए। तो इन्होंने माइंड की फंक्शनिंग पर बल दिया था, माइंड की फंक्शनिंग, ठीक है, माइंड की फंक्शनिंग पर इन्होंने जोर दिया था, माइंड की फंक्शनिंग पर इन्होंने वर्क किया था। इसलिए इनकी जो फील्ड ऑफ थ्योरी थी उसे फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद का नाम दिया गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जॉन ड्यू आए। तो जॉन ड्यू ने जो फंक्शनलिज्म था, यानी विलियम जेम्स का जो फील्ड ऑफ थ्योरी था फंक्शनलिज्म, उसे एजुकेशन में इन्वॉल्व किया और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, यानी प्रगतिशील शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया, प्रगतिशील शिक्षा की इन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने चाइल्ड सेंटर शिक्षा की भी शुरुआत की, चाइल्ड सेंटर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा की भी शुरुआत इन्होंने की, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लस में बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत किसने की? वो जॉन ड्यू ने की। तो बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत इन्होंने कैसे की? जो जॉन ड्यू के से पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, यानी जो या फिर जॉन ड्यू के साथ के जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या कहते थे कि जो बच्चा है वो या तो पनिशमेंट से सीखेगा या फिर रिवॉर्ड से सीखेगा। लेकिन जॉन ड्यू ने उनके इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा पनिशमेंट और रिवॉर्ड से सीख ही नहीं सकता, बच्चा हमेशा किससे सीखेगा? बच्चा हमेशा आ, आ, मतलब उसको सेंटर में रखा जाए, यानी जो कुछ भी चीज़ें हम बच्चे के साथ कर रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे का जो सराउंडिंग है, बच्चे के जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, स्पेशली स्कूल में, वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी जो उसमें किसी भी तरह की रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चा है वो एक पैसिव लिसनर नहीं होना चाहिए बल्कि एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए, तब बच्चा अच्छे से सीखता है। तो इन कॉन्सेप्ट को किसी ने भी अप्रूव नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि बच्चा इस तरह से सीख नहीं सकता, बच्चा तो पनिशमेंट से ही सीखता है या फिर वो रिवॉर्ड से सीखता है। तो इनको इनको अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सॉरी, तो इन्होंने अपना खुद का एक स्कूल खोला, जहाँ पर इन्होंने अपना खुद के जो आइडिया थे उनको अप्लाई किया, और वहीं से ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन और बाल केंद्रित शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा थी, वो निकल कर आई। उसके बाद 20th सेंचुरी में एक और अप्रोच का इंट्रोड्यूस हुआ, एक और अप्रोच का जन्म हुआ, जिसे गेस्टाल्ट अप्रोच यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जाना गया। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे? एक तो इसमें हर्बन एबिंगहस, मैक्स मैक्स वर्दिमर, वॉल्फगैंग कोहलर और कुर्ट
लिस्कोव का ये गेस्टाल्टवादी थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से आपको नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्टवादी नहीं था। तो ये आप नाम यहाँ से याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि चीज़ों को अलग अलग देखने की बजाय हमें चीज़ों को इकट्ठा करके देखते हैं तो हम एक नए कॉन्सेप्ट का, एक नए आइडिया को जन्म दे सकते हैं। नए आइडिया को इसमें हम जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो गेस्टाल्ट है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास, यानी चीज़ों को इकट्ठा करके देखना, चीज़ों को एज ए होल देखना। ठीक है, यानी चीज़ों को एक साथ देखना। उसके बाद 1910 में जे.बी. वॉटसन आए जिन्होंने बिहेवियरिज्म की शुरुआत की। इस वजह से जो जे.बी. वॉटसन है उन्हें व्यवहारवाद का जनक यानी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। इसके बाद जे.बी. वॉटसन के टाइम पर ही एक और साइकोलॉजिस्ट थे जो अपने पुराने, जो साइकोलॉजी का जो पुराना कॉन्सेप्ट था स्टडी ऑफ साउल, उस पर ही वर्क कर रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन है उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, यानी अचेतन इच्छाएं होती हैं, और उसके दिमाग में कुछ संघर्ष चलते रहते हैं और उन पर ही जो उसका जो माइंड है वो वर्क करता है। तो इस तरह से जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी और इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। इसके बाद ह्यूमनिज्म की थ्योरी आई, यानी मानवतावाद का सिद्धांत आया, जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी भी दी थी। उन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी भी दी थी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके बाद जीन पियाजे आए। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे ने कहा कि भाई कोई भी ह्यूमन है वो अपने माइंड को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे खुद कंस्ट्रक्ट करता है कि वो जब फिजिकल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होता है तो वो नई नई चीज़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों को देखता है और अपनी माइंड की कंस्ट्रक्शन वो खुद करता है। इस तरह से जीन पियाजे ने रचनावाद का सिद्धांत दिया, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी। इसके बाद क्या था कि इसके बाद E.L. थॉर्नडाइक आए जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जो E.L. थॉर्नडाइक थे वो किसके स्टूडेंट थे, जो E.L. थॉर्नडाइक थे वो जे.बी. वॉटसन के ही स्टूडेंट थे। जे.बी. वॉटसन, तो ये जे.बी. वॉटसन के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो जे.बी. वॉटसन का जो कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म का, उसे इन्होंने एजुकेशन में इन्वॉल्व किया, एजुकेशन में इन्होंने इसे लागू किया और एजुकेशनल साइकोलॉजी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से जो E.L. थॉर्नडाइक है उन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, E.L. थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है साइकोलॉजी इन इंडिया, यानी इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ, कब हुई, कैसे हुई और किसने की। तो ये छोटा सा ही है, 1-2 लाइन का ही है। तो जो इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत 1915 में हुई थी। ठीक है, इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत 1915 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी N.N. सेन गुप्ता के द्वारा। तो इंडिया में भी इनिशियली क्या था कि इंडिया में भी इनिशियली जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का ही पार्ट थी, लेकिन 1960 में साइकोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, 1960 में डिपार्टमेंट बना दिया गया साइकोलॉजी का अलग, और साइकोलॉजी को एक अदर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाने लगा और अदर सब्जेक्ट के रूप में इसको स्टडी किया जाने लगा। और जो N.N. सेन गुप्ता थे इन्होंने विलियम वुंड के अंडर ही ट्रेनिंग ली थी। तो यहाँ पर आपका जो साइकोलॉजी का जो टॉपिक है
सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो कवर होता है। अब मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड, मतलब मैंने यहाँ पर आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी इसी में करा दिया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में वो सब मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।